वेलकम बैक। इंडियन पॉलिटी के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी पे एक क्लास करेंगे। और मज़े की बात देखिए कि बच्चा जब पढ़ाई करता है छठी क्लास में, तो ना उस बच्चे को पता होता है, ना उसके टीचर को पता होता है, ना उसके माँ बाप को पता होता है। क्या नहीं पता होता कि वो जो किताब NCERT की 6th क्लास की है, उसके प्रीफेस में ही लिखा हुआ है कि पढ़ने पढ़ाने की एक ऐसी प्रविधि टेक्निक विकसित की गई है इस किताब में, जिससे बच्चा जो है क्लास में किताबी नॉलेज न ग्रहण करके अपना कॉग्निटिव और अपना ओरिजिनल आइडिया उस विषय के बारे में उस चैप्टर पे डेवलप करे। और पहले जो रटंत विद्या, क्रेमिंग पैटर्न जिसे बोलते हैं, रटंत विद्या, उससे वो अपने आप को दूर करे और अपनी मौलिकता को विकसित करे। ये उसके प्रस्तावना में लिखा है 6ठी 7वीं क्लास के NCERT के बुक में। लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। और जब वो BA करके आता है यहाँ, BTech करके, तब कहता है कि तब हम बताते हैं कि भाई मौलिकता विकसित करो। तो इसका मतलब कभी 6ठी क्लास में तो विकसित किया नहीं उसने। तो सरकार की शिक्षा प्रणाली, जो शिक्षा नीति है, कितनी अच्छी है। वो बचपन से ही कह रही है कि भाई आप जो है मौलिकता को डेवलप करिए, अपनी सोच बताइए, आप क्या समझते हैं, आप प्रॉब्लम्स को कैसे हल करेंगे। अगर कहीं पे भीड़ में, हजारों के भीड़ में आप घिर गए और वहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा आ गया, तो आप कैसे हल करेंगे समस्या को। उस समय तो आप ये तो पढ़ेंगे नहीं बाबा साहब के भारत के संविधान के कौन सा चैप्टर में क्या लिखा है, ये तो नहीं पढ़ेंगे ना। वहाँ ये भी नहीं पढ़ेंगे कि दफ़ा 307 और 309 में क्या अंतर है और उसको कैसे अप्लाई करें या ना करें। आप उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक ही और एकमात्र तरीका है कि आप अपना सोच विकसित करें। मुझे ध्यान है कि एक बार एक समस्या हुई थी और उसमें आगजनी हो गई थी शायद ट्रेनों में, और 24 घंटे गाड़ियां सब बंद रही और कोई अधिकारी जाने को तैयार नहीं था। हमको भी मना किया जा रहा था सीनियर्स के द्वारा, और वहाँ पॉलिटिकल रूप ले रखा था। हम ज़बरदस्ती जो है अपने अति उत्साह में हम और हमारा SP जो है साइट पे गए, और जाने के बाद जो है जो मांगे उन्होंने मांगी, सब पे साइन करते चले गए, इस बेसिस पे कि अगर आपको कोर्ट में हमें घसीटा जाएगा तो मैं जज से कहूँगा कि भाई ये तो चीज़ें हमसे प्रेशर में लिखवाया गया है और मैं ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ था, अगर मैं नहीं लिखता तो मेरे जान का पूरा खतरा था, समाप्त होना था, निष्प्राण होना ही था। क्योंकि उसमें 4-5 बच्चे मर गए थे और एक जो है कॉलेज की बस टकराई थी, उसमें 32 लोग मर गए थे। पूरी ट्रेन में आग लग गई थी, पूरा धू धू करके जल रहा था। तो आप सोचिए कि कैसे समस्या को हल करेंगे। उस समय जो उस जिले का SP और DM था, रात को 2 बजे भी हमारे साथ जाने के लिए थोड़ी हिम्मत दिखाई। फिर हम लोग साइट पे गए और फिर जाकर के समस्या का समाधान ऐसे किए कि सैकड़ों प्लेन पेपर पे हमने साइन कर दिए। जो मांग रहे वो सब हम दिलवाएंगे सरकार से। आप सब लोग आराम से अपने अपने घर जाओ, गाड़ियों का संचालन होने दो, और ये सब जो है आंदोलन और ये सब उपद्रव मत करो। तो खैर, तो अब आप सोचिए उसमें हमको किसने पढ़ाया था कि आप 1000 पेपर पे साइन कर दीजिए। हमारा सीनियर कह रहा है कि अरे आप क्या कर रहे हो ये सब यार। मैंने कहा इसका जवाब कोर्ट में देंगे, लेकिन आज तक कभी कोर्ट ने बुलाया नहीं। ये 17 साल पुरानी बात है। एक नमूना बता रहा हूँ मैं, इसलिए हर आदमी का आंसर अलग अलग होगा और उसी पे नंबर मिलेगा जो रेडिकल और इनोवेटिव और मौलिक विचारों को समावेशित करके आंसर लिखेगा। तो हम आ रहे हैं सीधे सीधा आर्थिक सामाजिक विकास, इकोनॉमिक्स का है, और प्लानिंग, मोबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट के रेफरेंस में इसकी बात करेंगे। आर्थिक सामाजिक विकास क्या है? तो सामाजिक अंतःक्रिया जो हमने पहले उसमें पॉलिटी में बताया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अब वो जमाना गया कि कोई सब्जेक्ट अपने आप में आप पढ़ते थे। आज की डेट में आपको इकोनॉमिक्स को पॉलिटी के साथ जोड़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को जो है आप हिस्ट्री के संदर्भ में जोड़ेंगे, और ये तीनों चारों को जो है आप क्या बोलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रेफरेंस में जोड़ेंगे। तो अब हर चीज़ एक दूसरे से लिंक हो गई है, आप एब्सोल्यूट कुछ नहीं कर सकते।
तो सामाजिक अंतःक्रिया में नागरिकों के इनकम, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि आदि का प्रोसीजरल विकास आर्थिक सामाजिक विकास है। भाई गरीब आदमी के गांव में क्या चाहिए यार, उसको इज्जत मिले। 90 करोड़ लोग गांव में ही रहते हैं ना, तो खाली आर्थिक सामाजिक विकास ही लिखना। तो उस आदमी को क्या चाहिए यार, 90 करोड़ जनता जो गांव में रह रही है, कृषिगत पेशे में है, उसको क्या चाहिए? दो वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीजों के लिए पूरी दुनिया फाइट कर रही है। आज सोचिए कितना अजीब लगता है। तो आर्थिक सामाजिक विकास कैसे होगा? जब नागरिकों की आय में वृद्धि, शिक्षा में वृद्धि, उसको एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि, एम्प्लॉयमेंट मिलने में भी वृद्धि, और उसकी हेल्थ ठीक रहे, उसके लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वृद्धि, मरे ना समय से पूर्व बीमार होके। तो यही चीजें ना चाहिए बेसिकली। और ये सब चीजें कैसे मिलेगी? एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? क्या रास्ता है? रास्ता एक ही है। वो क्या है? आर्थिक निर्धारणवाद। आर्थिक निर्धारणवाद जो मार्क्स कहता था, सब लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, गांव में ये कहते हैं कि भूखे पेट न हो तो भजन गोपाला। तो सारी समस्या की जड़ क्या है? आर्थिक निर्धारण। एक आदमी की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है वो डिटरमाइन करती है कि उसका सामाजिक और राजनीतिक और जो भी पहचान है वो कैसे समाज में रहेगी। पैसा नहीं है तो भाई जो है, आपको भाई कोई नहीं पूछता, कहता अरे आया था हमारे बच्चे के बर्थडे में 11 रुपये दे के गया, बेकार, अगली बार से बुलाऊंगे नहीं। ये अर्थ इतना महत्वपूर्ण है देश दुनिया में कि पेट पालने के लिए, चाहे किसी भी कार्य के लिए, आपको जो है अर्थ की उपलब्धता जरूरी है। तो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? आपको हमने बताया कि सभी नागरिकों की इनकम और आइए वेलकम, इनकम, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ, रोजगार, ये सब में जो है वृद्धि हो और सबको अपॉर्चुनिटी मिले, ये जो है सामाजिक आर्थिक विकास है। आज भी 22% लोग बीपीएल में, बिलो पॉवर्टी लाइन में, शिक्षा 64% लोगों को उपलब्ध है। तो ये सामाजिक आर्थिक विकास नहीं है। ये सामाजिक आर्थिक विकास का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो सामाजिक आर्थिक विकास होगा कैसे? इसके लिए वो कौन से फैक्टर हैं, कौन से कारक हैं जो सामाजिक आर्थिक विकास को प्रमोट करेंगे? तो पहला है जीडीपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देश में उत्पाद बढ़े, प्रोडक्शन हो, प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, सबका। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े, डॉलर बढ़े। कैसे बढ़ेगा? जब आप कमाएंगे तब ना आएगा देश में। फॉरेक्स रिजर्व का बढ़ना जरूरी है। तीसरा, जो पैदावार है, फूड ग्रेन है, वो उसकी उत्पादकता, उसकी उत्पादन जो है उतनी होनी चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत है एटलीस्ट, और साथ में बफर स्टॉक भी होना चाहिए जिससे लोग भूख से ना मरे। बहुत बड़ा रोल है एफसीआई और स्टेट फूड कॉरपोरेशंस का। उसके बाद क्या है? सामाजिक आर्थिक विकास के कारक के रूप में डिफेंस एक्सपेंडिचर। देश से में अगर कहीं से युद्ध छिड़ गया तो इतना पैसा तो होना चाहिए, नहीं तो दूसरे लोग मार के आपसे जो है पस्त कर देंगे और आपकी सारे रिसोर्सेज छीन लेंगे। तो डिफेंस रिजर्व भी, बजट भी जरूरी है। उसके अलावा एजुकेशन है, इनकम वृद्धि है, शिक्षा में वृद्धि, ये सब चीज़ें जो है सामाजिक आर्थिक विकास के फैक्टर के रूप में रिफ्लेक्ट होती है। और भी आप इसमें लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रहे कि आप किताब में जो लिखा है उससे हट के लिखें। जो हमने ये 2-3 चीज़ एक्स्ट्रा बताई इसमें, कि आदमी को जो है हेल्थ से भी फिट होना चाहिए और उसको जो रोजगार का अवसर पूरा मिलना चाहिए। स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वो काम करना चाहे और काम करना ना चाहे और काम उसके लिए उपलब्ध है। जैसे सिंगापुर में 103 वर्क है और 100 लोग रहते हैं, हमेशा -3% लोग जो है काम नहीं है, बेरोजगारी
नहीं, काम बेरोजगार हो गया है, काम करने के लिए आदमी नहीं है। तो वो स्थिति आनी चाहिए। तो आर्थिक सामाजिक विकास क्या है, उसके फैक्टर क्या है, क्या कारक है, ये चीज हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि सामाजिक आर्थिक असमानता के क्या क्या स्वरूप है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है नोट्स लिखने के लिए। तो जब स्वरूप पूछ रहा है, फॉर्म पूछ रहा है कि किन किन रूपों में दिखाई पड़ता है, तो आप उतनी सी बात लेके आगे बढ़ जाइए कि भारत में आर्थिक सामाजिक विकास के स्वरूपों का विभिन्न स्वरूपों में परिलक्षित होता है। बस हेडिंग डाला, उसके बाद पहला पॉइंट लिखा, उपभोग, कंजम्पशन। इतना मोटा कैसे हो गया ये? तो कंजम्पशन का आलम क्या है कि देश में 80% जनता के पास 20% रिसोर्सेज हैं, धन है, और 20% के पास 80% लोगों का 80% रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो डिस्पैरिटी बहुत है। तो एक तो जब डिस्पैरिटी इतनी है तो उपभोग के स्तर पे दिखाई पड़ेगा। आप माल न्यूट्रिटेड, कुपोषित होंगे, क्योंकि जितना एनर्जी, जितना कैलोरी चाहिए आपको मिल नहीं रहा है। तो एक तो इस है जिसमें बीपीएल वाली बात हमने बताई, 22% लोग जो है। दूसरा जो है इनकम डिस्पैरिटी है। किसी के पास लाखों करोड़ों रुपया इनकम हो रही है, किसी को 50,000 20,000 के लिए तड़प रहा है। ये क्यों है, ये सब पे मत जाइएगा। आपसे पूछा है कि इसके कौन कौन स्वरूप दिखाई पड़ते हैं समाज में। शिक्षा, ये आर्थिक सामाजिक विकास में असमानता की वजह से ये स्वरूप दिखाता है ना। किसी का बच्चा डीपीएस में पढ़ रहा है, किसी का गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, किसी का पढ़ ही नहीं रहा है। तो शिक्षा के रूप में, आय के रूप में, उपभोग के रूप में, और अपॉर्चुनिटी के रूप में, अवसर के रूप में, ये गांव में रहने वाले बच्चे को दिल्ली में रहने वाले बच्चों की तुलना में कम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज जो है हर तरीके का उपलब्ध नहीं है। दिल्ली में आप आए हैं तो आपको 10-20 हज़ार का रोजगार मिल जा रहा है, रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, सिक्योरिटी का कुछ न कुछ कर रहे हैं। वहाँ रहते तो वो अवसर आपको नहीं मिल रहा है। तो ये एक स्वरूप दिखाई पड़ता है। बाकी लिखने के लिए जो सामाजिक आर्थिक स्वरूप जो दिखाई पड़ता है, जातिगत आधार पर दिखाई पड़ता है। जो निम्न वर्ग की जातियां हैं उनके अपॉर्चुनिटी और कम हो जाती है। उनकी हायरिंग के लिए लोग जो है उतने ज़्यादा एंथू में नहीं रहते। छुआछूत, कर्मकांड, ये सब बातें अलग है। जातिगत आधार पर तमाम चीज़ें समाज में, गाँव में दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से आर्थिक और सामाजिक विकास का डिस्पैरिटी, अंतर स्वरूप दिखाई पड़ता है। एक डाटा है हमारे पास कि वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट, विश्व में जो असमानता है उसके बारे में कह रहा है कि टॉप 10% जनसंख्या जो दुनिया की है, मैंने 700 करोड़ है हम लोग मोटा मोटी, तो 70 करोड़ लोग जो हैं पूरी दुनिया के 57% रिसोर्सेज पे काबिज है। अब देखिए 2/3 मोटा मोटी हो गई, 2/3 पूरी दुनिया की संपत्ति सिर्फ जो है 70 करोड़ लोगों के पास है, और 630 करोड़ के पास बाकी है। अंतर देखिए, इनइक्वलिटी देखिए कितना है। दूसरा एक डाटा है मेरे पास कि उसमें भी जो टॉप 10% है, मैंने 700 करोड़ ये थे टोटल, इसमें से टॉप 10% मतलब 70 करोड़ के पास 57%। और इस 70 करोड़ में भी जो 10% है, 7 करोड़, ये आंकड़ा कह रहा है कि उन 7 करोड़ के पास जो है 22% है। वाह जी वाह। अब आप सोचिए 22% है इनके पास, जो 57% मान लीजिए अगर 57 रुपया था, तो इसमें से जो है 22% इसका 11-12 करोड़ आएगा। 11-12 करोड़ जो है रुपया 7 करोड़ लोगों के पास। तो डिस्पैरिटी का एक आंकड़ा हमने दिखाने का प्रयास किया, जो वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट से मिली है। कहने का मतलब है कि सामाजिक आर्थिक असमानता किन किन स्वरूपों में कितनी गंभीर रूप से दिखाई पड़ती है, जिसका सपोर्ट, जिसका आप ऑथेंटिकेशन इस रिपोर्ट का रेफरेंस लेके कर सकते हैं। इसका काम सिर्फ इतना रहेगा, ताकि आप जो कह रहे हैं उस चीज को जो है
सपोर्ट किया जा सके। दूसरा इनइक्वलिटी जो है अब आई है एजुकेशन के फील्ड में। जब से कोरोना आया है, कोरोना के बाद जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, ऑनलाइन की क्लासेस तो कोरोना में चलती थी, अब वो कंटिन्यू कर गई है। इससे कह रहा है कि एजुकेशन गैप बहुत वाइडन हो गया है। ये जो है एक और रिपोर्ट है ASER की, इसमें डाटा हमने कहीं से देखा था कि ऑनलाइन एजुकेशन से शिक्षा का गैप बढ़ गया है। अब सही बात है, जिसके पास पैसा नहीं है इंटरनेट लगवाने का, वो इतना बड़ा व्यापक समूह है, लेकिन ये कर नहीं पा रहा है क्योंकि ऑनलाइन जो खर्चीला है, इंटरनेट का खर्चा देना पड़ेगा ना। बाकी पहले वो क्या करता था कि शहर के नज़दीकी क्षेत्र में स्कूल में चला जाता था। अब सब ऑनलाइन होने की वजह से ये सब चीज़ें, गैप जो है शिक्षा में भी व्यापक बढ़ रही है, ऐसा ASER की रिपोर्ट कह रही है। ये भी एक ऑथेंटिकेशन है। और देश में 50% नागरिकों के पास 4% रोजगार है। ये भी एक गैप बढ़ रहा है जो अनएम्प्लॉयमेंट का है। सवाल ये है कि इसका हल क्या है। लास्ट पे हम आते हैं, जो इसका हल ढूंढते हैं कि ये कैसे ठीक होगा। ये कौन से कारक है, ये हमने बताया। किन किन स्वरूपों में आर्थिक सामाजिक विकास दिखाई पड़ रहा है, ये बताया। और लास्ट ये बताएंगे कि इसका इलाज क्या है। अब कहने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाएंगे, मौलिक अधिकार का संरक्षण देंगे। तमाम विद्वानों ने अपने अपने नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल, एक नॉर्डिक का है वो है। राजनीतिक सशक्तिकरण के, संपत्तियों का पुनर्वितरण करेंगे। द वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट में कहा गया रोजगार का सृजन करेंगे। ये सब करते रहिए, इससे बहुत फायदा नहीं होगा। फायदा कहाँ से होगा? जो मैं पीछे एक बार क्लास में बताया था कि बेरोजगारी क्यों है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर हमने चर्चा की थी, अगर आपको याद हो तो उस कंसेप्ट को ले आइए। वो कंसेप्ट क्या है कि एक तो लॉयलिटी है। आप जहां भी काम करें, लॉयल होकर काम करें उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, और अपनी 100% नहीं तो 80% एफिशिएंसी को उसमें लगाएं। हमने उदाहरण दिया था कि चाइना की लेबर अगर इंडिया में काम कर रही है, माइंस में, उड़ीसा में, तो सोचिए कितनी अजीब बात है, शर्म की बात है कि हमारे देश में इतनी लेबर है और वो बैठी हुई है और चाइना की लेबर काम कर रही है। आप ये लिखिए कि हमारे देश में ये आर्थिक सामाजिक विकास तब तक स्थापित नहीं हो सकता, सरकार की नीतियां चलती रहेंगी, आज से नहीं 75 साल से चल रही है। बेरोजगारी दूर करने का प्रोग्राम कोई आज से चल रहा है, इंदिरा गांधी के ज़माने से चल रहा है। लोग व्यंग में कहते हैं कि गरीबी तो नहीं मिटी, गरीब मिटते चले गए। 75 साल बाद भी नहीं मिट्टी। क्यों नहीं मिट्टी? क्योंकि सरकार का दोष देना और सरकार को कोसने से कुछ नहीं होगा। मीडिया से लेकर हर जगह यही फैलाया जाता है कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। अरे मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको कि माइनिंग में जो लेबर काम कर रही है चाइना की, क्या इंडिया की नहीं कर सकती? कर सकती है। पहले इंडियन लेबर ही उसमें लगी हुई थी, लेकिन ये लॉयल नहीं होते काम के प्रति। हम लोग क्या करेगा? 8 घंटे की ड्यूटी में 10 बार तो जाएगा बाथरूम, 4 बार जाएगा बीड़ी सिगरेट पीने, 2 बार खाना खाएगा, नाश्ता और लंच, फिर इस खाने के बाद कहेगा थोड़ी देर 5 मिनट आराम कर लो। तो टोटल 8 आवर में ये प्रैक्टिकली वो 3 से 4 घंटा जो है खत्म कर देता है, और उसकी प्रोडक्टिविटी जो है गिर जाती है, यील्ड गिर जाती है। ये लिखिए आप, तब नंबर मिलेगा। वो जमाना गया जब आप सरकार को कोसते थे, जो किताबों में लिखा है कि राजनीतिक सशक्तिकरण, संपत्तियों का पुनर्वितरण, रोजगार सृजन, ये सब फालतू चीज है। फालतू इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसमें आपकी अपनी मौलिकता नहीं है। ये तो सब जानते हैं भाई, आपकी यूएसपी क्या है, ये तो सारी दुनिया, उसको भी पता है, शांता को भी पता है कि क्यों है। किसी आप बाई से पूछ के मेट से वो भी बता देगी, है साहब रोजगार नहीं दे रहा मोदी सरकार, नौकरी नहीं दे रहा मोदी सरकार, काम नहीं, शिक्षा नहीं दे रहा मोदी सरकार। हर चीज के लिए सरकार को और पॉलिसी को आप कोसते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग की बात कर रहा हूं मैं, आप तो एस्पिरेंट से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि हमारे देश के जो लोग हैं रोजगार पाने वाले, वो लॉयल नहीं है यार। लॉयलिटी कोई खरीदी नहीं जाती, ये खुद से दी जाती है। भक्ति निष्ठता जिसको बोलते हैं, ये तय नहीं कर सकते कि एक्स की लॉयलिटी 100 किलो की है
तो वाई की भी लॉयलिटी 100 किलो, जरूरी नहीं है, हो सकती है 120 किलो की हो और 100 ये खाली 80 किलो की हो। आप उसको मेजर भी नहीं कर सकते कि कितना लॉयल हो तुम हमारे प्रति। तो आउटपुट जब नहीं मिला तो चाइनीज कंपनियां जो हैं उन्होंने अपना शेयर जो है इंडियन के साथ लगाई थी, बोले यार ये सब काम नहीं करेंगे, हम अपने यहाँ से लेबर ले आए, चाइना की लेबर है। तमाम फैक्ट्रियां हैं जहां पे इंडियन लेबर को कंपनियों ने हटा करके चाइना की लेबर से काम करवा रहे हैं। ये 8 घंटे में 800 बल्ब बनाता है तो इंडिया वाला जो 8 घंटे में 400 बल्ब बनाता है। अब बताइए ये क्यों रहेगा उसके पास, उसको हटा देगा ना। तो सामाजिक आर्थिक विकास की असमानता को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारे लोग जो बेरोजगार हैं लॉयल बने, पहला। दूसरा, लॉयलिटी के साथ साथ जो है प्रोडक्टिविटी और यील्ड पे ध्यान दे। तीसरा, जो बेरोजगारी की स्थिति ये है कि हम एक्स काम करेंगे वाई काम नहीं करेंगे, उससे अपने आप को दूर करें। जब बराक ओबामा की बेटी अमेरिका के लैब में बर्तन धो सकती है, सोचिए राष्ट्रपति जब थे तब की बात बता रहा हूं मैं। तो आप ये मत कहिए कि हम ग्रेजुएट हैं, हम पान कहाँ बेचेंगे भाई, हम ये हैं, हम तो एमए हैं, पीएचडी हैं। जो काम मिले उस काम को करिए, काम ही काम है। इस देश में 20,000 ट्रक ड्राइवर नहीं है। अब आप सोचिए कितनी अजीब बात लग रही है। यहाँ 700 जहाँ 130 करोड़ आबादी है वहाँ 20,000 ट्रक ड्राइवर आज चाहिए, सरकार की रिपोर्ट कह रही है। गडकरी साहब टीवी पे बोल रहे हैं, नहीं है। तीसरा चीज कि स्किल इंडिया जो चल रहा है ये कोई आज का स्कीम तो नहीं है। स्किल इंडिया जो मोदी सरकार चला रही है ये 1978 में ट्राइसम के नाम से हुआ करती थी, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसी का ये जो है परिमार्जित रिफाइंड रूप है। आप एडमिशन लेते हैं, ट्रेनिंग लेते नहीं है, रजिस्टर में हस्ताक्षर किया, भाग गए घर। गुरुजी आएंगे 6 महीने बाद तो हम आपको मिठाई खिला देंगे, आप हमें सर्टिफिकेट दे देना। स्किल नहीं डेवलप हुआ। अब सरकार का दोष है इसमें। कितनी स्कीम सरकार चला चुकी 1978 से लेकर आज तक, क्या उसके लिए सरकार जिम्मेदार है? अरे आप और हम जिम्मेदार हैं ना हम सिखाना चाहते हैं ना आप सीखना चाहते हैं। सबसे जिम्मेदार आप हैं कि आप सीखने के लिए आते हैं तो सीखने की बात नहीं करते, ये बात करते हैं गुरुजी हाजिरी लगा दीजिएगा, मैं 3 दिन बाद आऊंगा। तो बेरोजगारी कैसे मिटेगी भाई? स्किल डेवलप नहीं हुआ, लॉयल है नहीं, वर्क का प्रायोरिटी अलग है। तो 3 चीजों पे आप फोकस करिए कि एक तो आप, हमारे यहाँ के लोग प्रायोरिटाइज कर देते हैं चीजों को कि हम बीए पास हैं तो बाबू से नीचे का काम नहीं करेंगे, चपरासी का काम नहीं करेंगे। पहली प्रायोरिटीज ये हटाइए। दूसरी, कोई भी काम करने के साथ साथ लॉयल बनिए, वो आदमी लॉयल हो। और तीसरा जो है स्किल डेवलप करिए जो सरकार करवा रही है। 3 चीजें आप कर लीजिए, फिर कोई माई का लाल आपको जो है नौकरी या रोजगार से रोक नहीं पाएगा। वो जमाना गया। आप ये लिख के आइए चौथा कि फाइनेंस की तो कतई जरूरत नहीं है। जो ये कहते हैं कि आर्थिक पिछड़ापन इसलिए है क्योंकि उसके पास धन लगाने के लिए नहीं है। तो धन के बिना बहुत सारे काम जो है किए जा सकते हैं जिसमें पैसे की जरूरत नहीं है। एजेंट बन के काम किए जा सकते हैं, LIC का एजेंट बन जाइए। आप किसी को मैन पावर सप्लाई का काम शुरू कर दीजिए। आप कहीं से फल लदवा के आप किसी दूसरे मार्केट में बेचवाना शुरू, तो ये सब के लिए पैसा ही कहाँ जरूरत है? तो आप ये सब चीजें लिखिए कि आर्थिक सामाजिक समानता के विकास में कैसे किया जाए। तो ये रेडिकल चेंजेज है आपके दिमाग में जो आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे भी होता है। चाइना वाइना को एग्जाम्पल देते हुए हमारे देश में एक और विडंबना है सामाजिक आर्थिक विकास में जो ध्यान आया। कहते हैं कि साहब जोतों का आकार, जो खेतों का आकार जो है छोटा है, छोटा कह देते हैं कि साहब 1 एकड़ आधा एकड़ है जोतों का आकार, इसलिए यील्ड नहीं मिलती। अरे झूठा, ये सब फालतू बात करते हो। चाइना में 97% जो है जोतों का आकार छोटा है, 1-1.5 एकड़ से कम है। वहां क्यों यील्ड मिलती है भाई? इतने बहाने हम लोग जानते हैं अपनी चोरी, अपनी काम चोरी को छुपाने के लिए, रेशनलाइज करने के लिए, कि आप पूछिए मत। काम न करने के थाउजेंड्स ऑफ रीजन गिना देंगे, काम करने के एक भी रीजन आपसे नहीं गिनाया जाएगा। और ये प्रवृत्ति एग्जाम में मत रखिए, सोच बदलिए, तब देश बदलेगा, तब आप सेलेक्ट होंगे, जो मैंने बताया। और मेरा दावा है कि इस टाइप से आपको इनोवेटिव तरीके से आंसर लिखने की कोई बात ही नहीं करेगा।
आप भी वही लिखेंगे जो किताब में लिखा है, जो इसमें हमने नोट्स में लिखा है किताब से, तो वो सबसे आपको 10 में 2 नंबर मिलेगा, और ऐसे लिखेंगे तो 10 में 8 नंबर मिलेगा। तो ये है हमारा 360 डिग्री डेवलपमेंट, 360 डिग्री तैयारी। तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास जो है कल या आज जो होगा, हमारे दूसरे फैकल्टी आ गए हैं, तो ठीक है, मिलते हैं फिर 5 मिनट में। आपको दूसरे फैकल्टी हमारे आपके बीच आएंगे। और प्रीसा IAS की तरफ से जो ऐप आ रहा है उसके लिए आप सजग रहिए और उसको डाउनलोड करिए, 1 तारीख को लॉन्च करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।